हेलो दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर में टेंस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस की एक सीरीज जहां पर एक एक करके आप सीखेंगे सारे टेंस बिल्कुल आसान तरीके से। आइए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। तो आज का पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसकी जो पहचान है उसको समझते हैं कि इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का आदतन होना वर्तमान काल में पाया जाता है। मतलब यहाँ जो सेंटेंस होंगे उसमें देखी जाएगी आदत, और वाक्यों के अंत में आता है क्या, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द, यानी कि कोई आदतन काम होने का इसमें आभास होता है। चलिए, इसको जो सेंटेंस होंगे उसको बनाने के लिए हम रूल समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो पहला रूल है ही शी इट और नेम, यानी ही शी इट या किसी का नाम हो या फिर कोई और एक वचन करता हो तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़कर ही सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा इसका रूल है कि आई वी दे यू एवं बहुवचन कर्ता होने पर मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं जोड़ते। मतलब काम को करने वाला अगर सिंगल है तो उस वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे, और अगर काम को करने वाला प्लूरल है या फिर आई वी यू दे में से कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। इसके लिए आपको सेंटेंस भी देखने को मिलेगा, सेंटेंस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। इसमें देखिए, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंटैक्स है, इसका फार्मूला है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस हमारे बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह रोज़ गांव जाता है, तो इस सेंटेंस में लिखा है ही गोज़ टू विलेज डेली, यानी उसके काम में एस या ई एस शामिल किया गया है क्योंकि काम को करने वाला सिंगल है। दूसरा सेंटेंस है सीता एक पत्र लिखती है, सीता राइट्स अ लेटर, तो इसमें सिंगल है सीता, इसलिए वर्ब में एस या ई एस आया है। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, दे ओबे द पेरेंट्स, यहाँ पर ओबे में एस या ई एस नहीं आया क्योंकि काम को करने वाले प्लूरल हैं, यानी कि दे। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक। देखिए, इसमें आई भी एक प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है और रीड के साथ में एस या ई एस नहीं आया है। कुत्ता रात में भौंकता है, देखिए कुत्ता डॉग सिंगल है इसलिए बार्क, बार्क में एस या ई एस आया है तो कहेंगे डॉग बार्क्स इन द नाइट। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि नकारात्मक वाक्यों को समझते हैं। रूल वही है, बस थोड़ा सा चेंज होना है कि पहला रूल ये है कि ही से इट नेम एवं एक वचन कर्ता होने पर कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर आई वी दे यू या कोई बहुवचन करता हो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके बाद डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए सिंटेक्स आपके सामने है। पहला है कि सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये सिंगुलर, यानी काम को करने वाला एक सिंगल, तो सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और दूसरा फार्मूला है प्लूरल वालों के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें सब्जेक्ट होगा, डू नॉट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। पहला सेंटेंस है वह रोज़ गांव नहीं जाता है। देखिए, जो सेंटेंस हैं जो अफर्मेटिव थे उन्हीं को ही नेगेटिव बनाया। आगे भी आपको यही सेंटेंस मिलेंगे, इनको चेंज इसलिए नहीं किया ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें। चलिए, पहला सेंटेंस है वह रोज़ गांव नहीं जाता है, तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ आएगा डज नॉट, ही डज नॉट गो टू विलेज डेली। सीता एक पत्र नहीं लिखती है, सीता डज नॉट राइट अ लेटर, सीता भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज नॉट का प्रयोग हुआ है। वे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, दे डू नॉट, यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब हुआ कि डू नॉट जो है ना प्लूरल सब्जेक्ट को देखकर आता है, और दे यहाँ पर प्लूरल है इसलिए दे के बाद डू नॉट दिखा गया है। दे डू नॉट ओबे द पेरेंट्स। अगला आता है मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड माई बुक, यहाँ पर आई प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है इसलिए यहाँ पर डू नॉट आया है। कुत्ता रात में नहीं भौंकता है, तो डॉग डज नॉट बार्क इन द नाइट, डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी दो कैटेगरी में बांटा है, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिंगल इंटेरोगेटिव का रूल है। चलिए देखते हैं।
जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उस स्थान पर कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, फिर उसके बाद वाक्य बनाया जाता है। मतलब सेंटेंस में क्या होने वाला है, आगे आएगा प्रश्नवाचक शब्द और वो होता है अधिकांशतः क्या। यानी कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम घूमने जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, सबके साथ में आता है क्या। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले डज या डू का प्रयोग किया जाएगा। डज कब लगेगा, जब काम को करने वाला सिंगल होगा, और डू कब लगेगा, जब काम को करने वाला प्लूरल होगा। तो डज या डू के बाद ही सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए, ये तो हो गया रूल। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह रोज़ गांव जाता है। डज ही गो टू विलेज। देखिए, वह को देखकर आपको लग रहा होगा सिंगुलर है, तो इसके पहले डज आएगा। डज ही गो टू विलेज। दूसरा है, क्या सीता एक पत्र लिखती है। तो सेंटेंस बनेगा, डज सीता राइट अ लेटर। क्या वे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये प्लूरल है, तो डू दे ओबे द पेरेंट्स। अगला सेंटेंस है, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। डू आई रीड माई बुक। और लास्ट सेंटेंस है, क्या कुत्ता रात में भौंकता है। डज डॉग बार्क इन द नाइट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल में आपने देख लिया होगा कि पहले डज आया है तो क्यों आया, और डू आया है तो क्यों आया है। अब आता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करते हैं और वाक्य को बनाते हैं। मतलब कि सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आने वाला है बीच में। जैसे तुम गाना क्यों गाते हो, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तुम गाली क्यों देते हो, वह रोज़ कहाँ जाता है, इस तरीके के सेंटेंस। तो कैसे बनना है, सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, वेयर, हाउ, व्हेन कुछ भी हो सकता है वो लिखा जाएगा। फिर डज या डू का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखें। वह रोज गांव कब जाता है। कब जाता है, तो देखिए व्हेन डज ही गो टू विलेज, ये इसका आंसर है। तो देखिए डज ही गो टू विलेज, ये तो इंटेरोगेटिव था ही, इसके आगे व्हेन लगा दिया तो ये बन गया डबल इंटेरोगेटिव, व्हेन डज ही गो टू विलेज। सीता एक पत्र क्यों लिखती है। वाई डज सीता राइट अ लेटर। सीता एक पत्र क्यों लिखती है, तो इसमें वाई शब्द सबसे पहले आया। वे माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं, इसमें भी देखिए वाई डू दे ओबे द पेरेंट्स। मतलब कि इंटेरोगेटिव बन गया डबल इंटेरोगेटिव। मैं अपनी किताब क्यों पढ़ता हूँ। वाई डू आई रीड माई बुक। यहाँ भी डबल इंटेरोगेटिव हुआ। कुत्ता रात में क्यों भौंकता है। वाई डज डॉग बार्क इन द नाइट। यानी कि ये भी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, डू डज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर तो एस या ई एस आता है। लेकिन इस रूल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एस या ई एस के अलावा डू डज आ सकता है। देखिए, जब सकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो या अवश्य शब्द आए तो वह वाक्य एम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है। और इन सकारात्मक वाक्यों में कर्ता के बाद डज या डू का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कैसे, मैं रोज़ स्कूल जाता तो हूँ। मैं रोज़ स्कूल जाता तो हूँ यानी बात पर जोर देने की कोशिश की है। इसका आंसर है आई डू गो टू स्कूल डेली। आई डू गो टू स्कूल डेली। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग। सीता मंगलवार को मंदिर अवश्य जाती है। सीता डज गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर डज आया है जोर देने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अन्यथा इसमें गो के साथ एस या ई एस आता, लेकिन ये एम्फैटिक सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया है। हम अंग्रेजी बोलते तो हैं। वी डू स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते तो हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो सेंटेंस हैं एम्फैटिक सेंटेंस हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस होने के नाते अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यहाँ पर हमने डू डज का प्रयोग किया है। चलिए अब चलते हैं हम जरा क्वेश्चन वर्ड की तरफ फिर से, जहाँ पर हम हु के बारे में सीखते हैं। ये असल में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए तो उसी प्रश्नवाचक शब्द को यानी हु को कर्ता मानकर वाक्य को साधारण बनाया जाता है। देखिए, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो जो भी कौन है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो यही
हु वर्ड हमारा सब्जेक्ट की तरह रहेगा, और जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो आगे आने वाली वर्ब भी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह लगेगी। जैसे इसमें देखिए, हु टीचेस यू हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है। तुम्हें कहानी कौन सुनाता है, हु टेल्स यू स्टोरी, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अपने आप में एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो डू डज लगता, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता, तो सब्जेक्ट इसमें कोई और है नहीं, इसीलिए यही कौन हमारा सब्जेक्ट है। बच्चों को कौन पढ़ाता है, हु टीजेस, सॉरी पढ़ाने के लिए टीचेस आना था, गलत से लिख गया टीजेस, हु टीचेस द चिल्ड्रन, बच्चों को कौन पढ़ाता है। आइए अब चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन वर्ड हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच। ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो थोड़े से अलग हैं। अधिकांशतः देखा जाता है क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन इन क्वेश्चन वर्ड के साथ कुछ और ही होने वाला है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनके साथ ही इस्तेमाल हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें लिखा है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में जब वस्तु को गिन सकें तो हाउ मेनी, जब ना गिन सकें तो हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो हुज और विच लिखा हुआ है इनका भी एग्जाम्पल इसमें दिया है। तुम दोपहर के भोजन में कितनी रोटियां खाते हो, हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट इन लंच। मतलब हाउ मेनी चपातीज, हाउ मेनी के बाद डू डज आ सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट साथ में आता है, मैंने आपको बताया है। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट इन लंच, यानी कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द कितनी नहीं, कितनी रोटियाँ। अगले सेंटेंस में कितना नहीं, कितना पानी, जैसे हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, वही कितना पानी पीता है। तुम कक्षा में कौन सी किताब पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड इन द क्लास, कक्षा में तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। वह किसका गृह कार्य पूरा करता है, हुज होमवर्क डज ही कंप्लीट, वह किसका होमवर्क पूरा करता है। तो देखिए, आपको मैंने बहुत कम से कम समय में इस टेंस के सारे रूल समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको ये सारे के सारे रूल्स समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा शुरू से देखकर डाउट क्लियर कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि इसमें क्या और ऐसा हो जो आपको बेहतर लगता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।